BBC उर्दू के इस लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ फरहत जावेद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हालिया कुछ दिनों से सियासी हलचल में बहुत तेज़ी आई हुई है और आए रोज़ ही कुछ ना कुछ नई खबरें हमारे सामने आती रहती हैं। गुज़श्ता रोज़ सिंध हाउस जो था वो ख़बरों का मरकज़ था, जहाँ हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान की मौजूदगी की तस्दीक हुई और उन्होंने ये कहा कि वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक़ जो अपना वोट है उसका फ़ैसला ज़मीर की बुनियाद पर करेंगे। इसके अलावा इन्हीं अरकान के हवाले से तमाम ख़बरें जो हैं वो दिन भर गर्दिश करती रहीं और आज एक मरतबा फिर यही वो अरकान है जिनके बारे में हुकूमत ने भी एक अहम ऐलान किया है। और अब से कुछ देर पहले ही वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने यह कहा है कि मुनहरफ होने वाले जो अरकान हैं PTI के जो मेंबरान हैं जो कल सिंध हाउस में भी मौजूद थे, उनके वोट से मुतल्लिक जो उनके वोट की जो कानूनी हैसियत है उससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से जो इस बारे में वजाहत है वो मांगी जाएगी और आर्टिकल 63A जो है उसकी तशरी जो है वो इस बारे में उनसे मांगी जाएगी। और इस हवाले से उनका कहना है कि वो रेफरेंस फ़ाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और ये भी दरख्वास्त करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत की जाए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में से ये भी पूछा जाएगा कि क्या वो अरकान जो कि वाज़े तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस हों तो उनके बारे में आइन जो है वो क्या कहता है और उनकी नाअहली से मुतल्लिक़ आइन क्या कहता है कि क्या वो ताउम्र नाअहल रहेंगे या वो भी 5 साल के लिए उनको नाअहल किया जाएगा। तो इस किस्म के कुछ सवालात हैं जो कि आज हुकूमत की जानिब से उठाए गए हैं और हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि वो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से तशरी इस आइन के इस शिक की तशरी तलब करेंगे। इसी बारे में बात करने के लिए मेरे साथ ज़ुल्करनैन मौजूद हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को और जो भी आइनी अमूर हैं उनको कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कवानीन के हवाले से बात करते हुए भी उससे पहले ज़ुल्करनैन मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमारे देखने वालों को ये बताएं, ये जिस आर्टिकल 63A की बात हो रही है ये आर्टिकल है क्या, ये क्या डिस्क्वालिफिकेशन से मुतल्लिक है और अगर है तो उसमें उसके झेल में क्या क्या बातें हैं? देखिए 63A जो है ये आइन का आर्टिकल ये जो भी मेम्बरान है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को डील करता है। 62 जो है वो अहलियत को, 63 डिस्क्वालिफिकेशन को डील करता है। अब यहाँ जो उमूर है, जो मामला सारा है 63A का, उसके तहत ये कि 4 कंडीशंस हैं किसी भी मेंबर के नाअहल होने की। नंबर 1 ये कि अगर वो पार्टी हेड की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ किसी आइनी तरमीम में वोट देता है या फिर वो मनी बिल जिसको हम बजट कहते हैं, बजट में खिलाफ वर्जी करता है पार्टी हेड की डायरेक्शन की। मीन्स कि अगर कोई PTI का बंदा बजट की अप्रूवल में PTI के खिलाफ वोट दे देता है तब भी वो डिस्क्वालिफिकेशन के ज़ुमरे में आएगा। या फिर वो वज़ीर आज़म या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में पार्टी हेड की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करेगा। चौथा जो आजकल इशू चल रहा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पार्टी हेड की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी जो करेगा वो उसके ज़ुमरे में आएगा। लेकिन इसका प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि ये 4 कंडीशंस कब और किस अंदाज में पूरी होंगी। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने या जो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इमरान खान की अगर करंट बात करें तो उनके हवाले से बात हो रही है, जो पार्टी हेड है या जो चीफ व्हिप है जिसको पार्टी हेड ऑथराइज़ करेगा वो एक डायरेक्शन इशू करेगा तमाम मेम्बरान को कि ये हमारी पार्टी लाइन है, इसको सब ने टो करना है। जो नहीं करेगा उसको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस का वो रिप्लाई करेगा, वजाहत अपनी देगा कि मैंने ये बात अगर वोट नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। उसके बाद एक डिक्लेरेशन पार्टी हेड इशू करेगा कि ये बंदा अंडर आर्टिकल 63 डिस्क्वालीफाइड है। वो रेफरेंस की वो डिक्लेरेशन की कॉपी आएगी स्पीकर कौमी असम्बली को, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इसमें, और वो फिर भेजेंगे 2 दिन के अंदर। वो आइनी तौर पे पाबंद है मामला इलेक्शन कमिश्नर को भेजने के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2 दिन में वो मिलेगा। वो बाउंड है फौरी तौर पे इसको इलेक्शन कमीशन में पेश करने के। इलेक्शन कमीशन मीन्स के तमाम जो मेम्बरान हैं, मेम्बरान जो ऑफिसर हैं उसके उनके सामने आएगा। विद इन 30 डेज पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना उस डिक्लेरेशन पे कि वो रुकन वाकई डिस्क्वालीफाई है या डिस्क्वालीफाई नहीं है। और उसके खिलाफ फिर जो भी एग्रीड पार्टी होगी, अगर रुकन के खिलाफ फैसला आता है वो डी-सीट होता है तो वो अपील का हक रखता है। अगर नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील पार्टी हेड कर सकता है, जैसा आयशा गुल अलई केस में किया गया। बिल्कुल, मैं आयशा गुल अलई केस ही की बात करना चाह रही थी। आयशा गुल अलई केस में ये हुआ था कि जब इमरान खान ने उस वक्त ये ऐलान किया था कि शेख रशीद अहमद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पे वोट दिया जाएगा, तो आयशा गुल अलई ने वो वोट नहीं दिया था, जिसके बाद इमरान खान ने रेफरेंस ECP में फ़ाइल किया था और ECP ने आयशा गुल अलई की फेवर में फ़ैसला दिया था और वो जो फ़ैसला है वो भी आइन के इसी आर्टिकल के ही तहत था। सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। अभी मुझे ज़ुल्करनैन ये बताएं कि रेफरेंस भेजने की बात की है आज फवाद चौधरी ने, ये रेफरेंस भेजने का क्या तरीक़ाकार है, अभी क्या स्टेप्स हैं जो कि फ़ॉलो किए जाएंगे? देखिए, रेफरेंस फेडरल गवर्नमेंट सिफारिश करती है सदर को और प्रेसिडेंट फिर उसका अप्रूवल दे के उसको सुप्रीम कोर्ट भिजवाते हैं। थ्रू लॉ मिनिस्ट्री आता है या ज़्यादातर थ्रू अटॉर्नी जनरल आता है। अब फेडरल गवर्नमेंट मीन्स के फेडरल कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट के बाद अब फेडरल कैबिनेट मूव करेगी एक समरी, कैबिनेट में आएगी, वो या लॉ मिनिस्ट्री करेगी, कभी इम्कान है कि वही करेगी, या पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी कर सकती है। कैबिनेट में आएगी और कैबिनेट जो मौजूदा हालात हैं, अभी कैबिनेट में मेंबरान तो इकट्ठे नहीं है,
वो थ्रू सर्कुलेशन समरी इसकी मंजूरी देंगे। रूल्स ऑफ बिजनेस में इसकी भी गुंजाइश है, थ्रू सर्कुलेशन समरी मंजूरी होगी कैबिनेट की, फिर वो लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू या अटॉर्नी जनरल ऑफिस के थ्रू फाइल होगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसके ऊपर बेंच बनेगा और बेंच फिर जो उसकी हेयरिंग करेगा। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि रेफरेंस के अंदर ये एडवर्सरियल प्रोसीडिंग नहीं है कि एक ही दूसरे के खिलाफ नहीं है, इसमें कोई और फ्रीक नहीं होता। होता ना कि फ्री कैन का नोटिस होते हैं, फ्री कोई नहीं होता। सदर का रेफरेंस आता है, वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि इस आर्टिकल की तशरीह में ये क्वेश्चंस है हमारे माइंड में जो हमें क्लियर नहीं हो रहे, तो हमें गाइड करें। ये सुप्रीम कोर्ट की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन में आता है आर्टिकल 186 के तहत। जैसे 184(3) या सो मोटो की ये डायरेक्ट आप फंडामेंटल राइट पर रिव्यू करते हैं, 185 एपेलेट जिसमें आप हाई कोर्ट या उसके मुतल्लिक़ रेलेवेंट फोरम के खिलाफ अपील करते हैं। 186 है एडवाइजरी कि आप सुप्रीम को कहते हैं हमें एडवाइस करें कि आप फंस गए हैं, आइन खामोश है, हम क्या करें। उसके तहत ये आएगा और सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन होती है इसमें वो मैंडेटरी होती है, वो ऑर्डर नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट की एक हिदायत होती है, डायरेक्शन है, हाँ। वो मैंडेटरी है फॉलो करनी और वो तशरीह है। और हम ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी जब ये मामला आएगा तो वो इसको भी ECB को रेफ़र कर देंगे मज़ीद तशरीह के लिए। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि तशरीह की बात हो रही है, आर्टिकल 63A में गवर्नमेंट क्या चाह रही है, किस बात की उनको तशरीह की ज़रूरत है, और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कंसीडर करेगी, उसकी तशरीह क्या क्या अवामिल हैं जो कंसीडर किए जाएंगे। अच्छा देखिए, एक तो वो भी आपने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, इलेक्शन कमीशन को नहीं जाएगा वो मामला, क्योंकि वो उसके मामले में आता नहीं है। वो जस्ट ये डिसाइड कर देंगे कि जी ये हालात हैं, उसमें इस तरीके से होगा। गवर्नमेंट के माइंड में ये है कि किसी भी लॉ को बनाने का बुनियादी स्पिरिट ये होता है कि जुर्म को होने से रोकना। अब जैसे कैपिटल पनिशमेंट का लॉ है पाकिस्तान में, उसका मतलब ये नहीं है कि जिसने भी जुर्म किया पकड़िए गर्दन से लटका दो उसे। मकसद होता है डेटरेंस, के लोगों में खौफ हो कि यार जैसे हम नूर मुकद्दम केस में, जैनब मर्डर केस में सब ये कहते थे ऐसे रेपिस्ट को चौक में फांसी दें ताकि सब लोग डर जाएं, दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। गवर्नमेंट का कहना ये है कि 63A के तहत डिस्क्वालिफिकेशन तो एक सज़ा है, लेकिन हमने जुर्म को होने से रोकना है। इसलिए हम जैसे कुछ हिंद हाउस में लोग सामने आए हैं, उन्होंने कहा जी हम फॉलो ही नहीं करेंगे पार्टी डायरेक्शन को, हमने वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देना है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम जुर्म को होने से पहले रोकना चाह रहे हैं। कानून का मकसद ये है। अभी कोई ऐसी प्रैक्टिकल कोई क्लॉज मौजूद नहीं है 63A की, कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन या जूरिस्प्रूडेंस ऐसा भी मौजूद नहीं है जिसके तहत वो पहले कार्रवाई कर सकें। स्पीकर इनहेरिट जूरिसडिक्शन कर सकता है कि जी मेरे अख्तियार है, मैंने पहले कर दिया, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा शोर डाल जाएगा। डर भी इस बात का ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग के कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक एक एक्ट हो नहीं जाता, आप किसी की नीयत पे आप शक करके उस बेसिस पे आप उसको नाअहल नहीं करार दे सकते। गालिबन ये वो पॉइंट है जहाँ पे इस वक्त हुकूमत चाहती है कि मज़ीद तशरीह होनी चाहिए। अच्छा, फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से भी एक इसमें चीज़ मौजूद है। अब कोई बंदा टीवी पे सामने आके या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो वो लीगली कोई चीज़ नहीं है। लीगली तरीका उसका ये है कि एक बंदा अगर उसने रिज़ाइन करना है असेंबली से, हैंड रिटर्न रिज़ाइन स्पीकर को देगा, स्पीकर बुला के वेरीफाई करेगा आपने प्रेशर में तो नहीं दिया, तब वो रिज़ाइन एक्सेप्ट होगा। इसी तरह जब एक बंदे ने PTI छोड़ के नून में या नून छोड़ के PTI ज्वाइन करनी है, वो स्पीकर को इन राइटिंग देगा कि मैं इस पार्टी, यहाँ पे पार्टी ज्वाइन करने की बात हो नहीं रही। यहाँ पर तो तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद नहीं आएगा। फ्लोर क्रॉसिंग होता है कि आप एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हो, यहाँ पे वो नहीं जा रहा। यहाँ पे सिर्फ अदम एतमाद में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोटिंग की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा ज़ुल्करनैन, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जब ये तशरीह से मुतालिक जब रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो जो तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद उस वक्त पार्लियामेंट में जारी होगी, क्या वो कार्रवाई रुक जाएगी, क्या उस पर कोई स्टे हो सकता है, वो कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, अदालत तो स्टे इशू नहीं करेगी, क्योंकि ये एडवर्सरियल प्रोसीडिंग नहीं है कि दो लोगों का मकान का तनाज़ा है या जायदाद का मामला है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है डिस्क्वालिफिकेशन का, जैसे फैसल वापदा का था कि जब तक फैसला नहीं होता स्टे कर दें। तो ये एडवर्सरियल नहीं है प्रोसीडिंग, एडवाइजरी है, तो स्टे नहीं होगा इसमें। ना मेरा नहीं ख्याल कि अटॉर्नी जनरल अगर इसको प्लीड करेंगे, वो बड़े ज़बरदस्त लीगल ब्रेन है, समझदार आदमी हैं, वो ऐसा मशवरा भी नहीं देंगे किसी को कि वो इस किस्म का प्लीडिंग करने दें किसी को। स्टे नहीं होगा। गवर्नमेंट या स्पीकर अपने तौर पे ये कह सकता है कि यार जब तक वहाँ से तशरीह हो नहीं जाती, डिसाइड हो नहीं जाता, क्योंकि सारा मामला 63A के गिर्द घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब तक डिसाइड नहीं कर देती तब तक हम इसको इजलास को नहीं बुला सकते। इस किस्म की चीज़ स्पीकर के एंड से, गवर्नमेंट के एंड से हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगी। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगी तो इसका मतलब ये भी है कि ये भी इम्कान मौजूद है कि जो अदम एतमाद की जो कार्रवाई है वो अपना जो उसका कानूनी आइनी तरीका है वो उसी तौर पे आगे बढ़ती रहेगी। और अगर ऐसा होता है, वो जो तहरीक अदम एतमाद पेश होती है उस पर वोटिंग भी होती है, तो फिर सारी जो प्रैक्टिस है इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को क्या है? देखिए, गवर्नमेंट तो यही चाह रही है, रेफरेंस करने का एक मकसद भी ये है कि मामला थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाए। अब लीगली जो 14 डेज़ में इजलास बुलाने की बात है वो टाइम पीरियड 23 मार्च को पूरा हो रहा है। अब उसमें चीज़ ये है कि इजलास बुला लेंगे
28 को रख देंगे, 30 को रख देंगे, 31 को रख देंगे, उस पर फिर हो जाएगा तो विद इन 7 डेज़ वोटिंग कराना ज़रूरी है। अब उसमें फिर ये एक सहारा ले सकते हैं आर्टिकल 254 का। आर्टिकल 254 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि अगर कोई चीज़ मैंडेटरी है कि इतने टाइम लिमिट में होनी चाहिए, जैसे वोटिंग 7 डेज़ के अंदर होनी चाहिए, या अगर इजलास जारी है, जारी इजलास में तरीके अदम एतमाद आती है, अलग से उसके लिए नहीं बुलाया जाता, तो फिर 3 डेज़ के अंदर वोटिंग ज़रूरी है। अगर फॉर एनी रीज़न और एनी सॉलिड रीज़न वो वोटिंग 3 दिन में या वो आईनी काम 3 या 4 दिन में या उस लिमिट के अंदर नहीं होता, उसके 3-4 दिन बाद हो जाता है, सॉलिड ग्राउंड उसके लिए मौजूद होना चाहिए, फिर वो इलीगल कंसिडर नहीं होगा। तो ये सहारा गवर्नमेंट इस हवाले से ले सकती है। अगर वोटिंग ही पहले करा देते हैं, तशरीह यहाँ से बाद में होती है, फिर गवर्नमेंट का तो वो ये होने ही नहीं देंगे, उनका फ़ायदा भी इस बात का नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच ज़ुल्करनैन फॉर योर इनपुट। जो मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें हैं वो दोनों अतराफ़ से सामने आ रही हैं, जहाँ अपोजिशन की पार्टीज़ ये क्लेम कर रही हैं कि उनके पास अददी तादाद जो है वो पूरी है, वहीं हुकूमत जो है, हुकूमती जमात जो है वो भी ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ लीगल रास्ते देख रही है कि कैसे वो इस तहरीक को रोक सकते हैं, या कम से कम उन लोगों को रोक सकते हैं जो कि उनको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट देंगे। तो ये तमाम सरगर्मियाँ जो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत है उसमें जारी हैं। इन्हीं से मुतल्लिक़ हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं, और इस बारे में मज़ीद जो इत्तलात हैं उनसे बाखबर रहने के लिए आप विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com, और इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उन पे भी नज़र रखिए। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही।